हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सो दिस चैनल is meant for those who are preparing for NT-UGC NET. Those who have not subscribed the channel, please do subscribe. Join my Telegram channel for the recent updates when I am going to take class or any quizzes or anything. Download my app with the name Pallavi Pathshala, जिससे कि आपको जो भी मैं पीडीएफ्स या क्लासेस लूँगी उसकी पीडीएफ्स मैं वहीं पे शेयर करूँगी। ओके, सो डू ज्वाइन दैट ऑल्सो। और हम लोग WB सेट का क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 का। ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 2018 का पूरा पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 2020 का आज हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2020 का, क्योंकि कल मैंने क्लास नहीं लिया था तो कल का कुछ क्वेश्चंस और आज का कुछ क्वेश्चंस करके 30 करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सब रेडी हो गए। आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं चारों ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करके कर सकूं। एंड गाइज, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो। ये आप लोगों के लिए ही WB सेट आपके डिमांड पे लेके आ रही हूँ, और अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ डू शेयर द चैनल। ओके, और जो लोग NT-UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे। जो UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। जो यूनिट्स या जो टॉपिक्स नहीं अवेलेबल है वो भी मैं धीरे धीरे करवा दूंगी। एंड ऑल्सो पेपर 1 भी करवाना स्टार्ट किया है। 2-3 क्लासेज हो चुकी हैं, कुछ PYQ भी कराऊंगी। तो प्लीज़ अपडेटेड रहो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू इन फ्री। ओके, so let's just start. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे। आज का पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेजरमेंट स्केल्स फ्रॉम द मोस्ट प्रिसाइज टू लीस्ट प्रिसाइज। मोस्ट प्रिसाइज मतलब जो सबसे बेस्ट है, उससे जो लीस्ट एक्यूरेट है उनमें अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हमारा ट्रिक क्या होता है। NOIR, नो आई एम रियल। N से है नॉमिनल, O से है ऑर्डिनल, I से है इंटरवल और R से है रेशियो। नॉमिनल हमें नेम बताता है, ऑर्डिनल हमें रैंक बताता है, इंटरवल हमें किसी दो के बीच का या इंटरवल बताता है। इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, और रेशियो हमें रेशियो बताता है किसी दो के बीच का, किसी दो के फ्रैक्शंस का, और इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है। ट्रू जीरो होता है यहाँ पे, यहाँ ट्रू जीरो नहीं होता है। ओके, तो हमारा मोस्ट प्रिसाइज जो होता है वो यही होता है R, और N नहीं होता है, N लेस होता है मीन टू से। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 2 फर्स्ट, देन 4, देन 1 एंड देन 3। ठीक है, ये जहां भी ऑप्शन होगा हमारा वहीं पे आंसर होगा। तो देखते हैं, तो देखो 2 4 1 3, इसमें आपका B ऑप्शन भी सेम है और D ऑप्शन भी सेम है, तो ये दोनों आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और आंसर बताओ, क्या होगा आंसर। द लीडर इज नॉट फंक्शनिंग वेल। लीडर कब अच्छा काम नहीं करता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, डिसाइड करो, देन आई विल एक्सप्लेन दैट। चलो देखते हैं। सबसे पहला बोला मोस्ट पार्टिसिपेंट्स आर एंजॉयिंग द टास्क। तो यहाँ पे तो यानी लीडर अच्छा काम कर रहा है, तभी तो सारे पार्टिसिपेंट एंजॉय कर रहे हैं टास्क को। इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर, यानी दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस के भी इंटरनल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दिस इज नॉट गुड। एक अच्छा लीडर ये कभी नहीं होने देगा। तो हमारा अभी तक के ऑप्शन से हमारा आंसर क्या चल रहा है, ये बी। आगे देखते हैं, द रिवॉर्ड सिस्टम इज एडिक्वेट। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, जो जैसा वर्क करा उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड देनी चाहिए। और पार्टिसिपेंट्स आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ये भी अच्छी बात है, एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
तो दिस इज ऑल्सो गुड, यानी यही एक कंडीशन है जहाँ पे लीडर अच्छा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5E मॉडल ऑफ टीचिंग। तो पहले सबसे पहले मुझे बताओ 5E के अंदर होते कौन कौन से हैं। बिल्कुल, 5E के अंदर हम आते हैं इंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इलैबोरेट और इवैल्यूएट। ये एक्सटेंड नहीं होता है ना, ये नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो गया, यानी ये नहीं है, यानी आंसर क्या हो गया ये। बाकी तीन है, हमसे पूछा यहाँ नॉट, इसीलिए आंसर क्या हो गया ये। ओके, चलो 44 क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहे हैं नेशनल कमीशन ऑन टीचर, जो कि 1983 से 85 के बीच में था, हैज नॉट इनविजन द फॉलोइंग फॉर टीचर्स। क्या इनविजन नहीं किया है इन्होंने टीचर्स के लिए। गाइज ये भी मैंने पॉलिसीज आपको पढ़ा रखी है यूनिट 2 में, बहुत अच्छे से क्लास में रिवीजन के साथ पढ़ा रखा है, तो देखो, तो पढ़ो और बताओ कौन सा नहीं है। तो वेरी गुड, यहाँ पे टू कम्युनिकेट टू पीपल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। नेशनल कमीशन ने क्या पूछा है, नॉट इनविजन, तो ये तो इनविजन किया है उन्होंने। उन्होंने कहा है बच्चों को बताओ कि राष्ट्रीय एकता या इंटीग्रिटी क्या है, तो ये सही है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वो चाहते थे साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करना बच्चों, तो ये भी सही है। टू बी कमिटेड टू सोसाइटी, हम सोसाइटी की ओर सोचे, कमिटेड हो हम उनके लिए, तभी तो नेशनल इंटीग्रिटी, सोशल के लिए सोचेंगे, सोशल से तभी तो कम्युनिटी, कम्युनिटी से हम लोग बड़े बड़े स्टेट्स, मतलब हम एक, मतलब कहने का सेंस है ये वही एक, वही उन्होंने शॉर्ट में बोल दिया कमिटेड टू सोसाइटी, तो ये भी सही है। बट नेक्स्ट बोला कंडक्ट एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडिंग स्टूडेंट्स। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कि एक्स्ट्रा कोचिंग करना है पुअर बच्चों के लिए और या डाउन ट्रोडिंग स्टूडेंट्स हैं, कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था, है ना। इसलिए हमारा क्या है, ये 3 होगा। और ये पॉइंट्स उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट का दे रहे हैं, जहाँ भी आप लोगों ने इसका नोट्स लिखा वहाँ ऐड कर लो कि वो नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी की भी बात करते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड की भी बात करते हैं और सोसाइटी में कमिटेड होने के लिए भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये पढ़, असर्शन है और रीजनिंग है, पढ़ लो पहले, फिर हम लोग इसको, मैं इसको डिस्कस करूँगी। आंसर अपने माइंड में सोच लो और बताओ क्या होना चाहिए। चलो आज देखते हैं। पहला बोल रहा है एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है, देखो वैलिडिटी से 2018 में भी आया था, 2020 में फिर से पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक्सटर्नल, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया है अपने रिसर्च में, तो उन वीडियोस को भी देखो, पीवाईक्यू के साथ कंटेंट की क्लासेस भी देखो, बहुत बेनिफिशियल होगी। एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ एनी एजुकेशनल रिसर्च रिफर्स टू द एक्सटेंट द फाइंडिंग्स आर जनरलाइजेबल टू पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सटर्नल वैलिडिटी हम किस चीज़ के लिए देखते हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स है वो पॉपुलेशन तक जनरलाइज हो सके, एक्सटर्नली वैलिड हो सके, है ना। इंटरनल वैलिडिटी में हम इंटरनल वेरिएबल्स को देखते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी को क्या देखते हैं कि ये बाहर पे यानी पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो पा रही है कि नहीं, वैलिड हो पा रही है कि नहीं, तो ये तो सही लाइन है। दूसरा बोल रहा है रीजन, जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इज क्वेश्चनेबल इन केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज, यानी कह रहा है अगर हम किसी रिसर्च रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है, यानी उसको गलत कहा जा सकता है, उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो भी कब, अगर सैंपल साइज मेरा लार्ज हो तो, और ये गलत है, ऐसा नहीं होता।
सैंपल साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, अगर हमारा रिसर्च रीजन पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, गलत। ए इज करेक्ट वाइल आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, TQM भी मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से। अगर किसी ने यूनिट 9 तो मतलब क्या बोलूँ, उस समय सारे बच्चे भी थे, मैंने सीक्वेंस में पूरा यूनिट 9 पढ़ा। नहीं देखा जरूर देखा। Which of the following is key element of quality management? TQM का कौन सा की मैनेजमेंट है? ठीक है, फाइनेंस, इंटरपर्सनल रिलेशन, इंडिविजुअल वर्क या टीम वर्क? करो और बताओ। अच्छा, जो टीम वर्क है, आई मीन जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो कहती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करती है। इनका कहना है कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है, सारे मेंबर, अब सारे मेंबर का ऑप्शन कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें टीम वर्क। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर है वो सब पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज़ को, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, अपने सर्विस को इम्प्रूव करने में, या फिर जिस कल्चर में वो काम करते हैं उस कल्चर को इम्प्रूव करने में, यानी सब कोई। ये कंटिन्यूअस, इनकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, इनका फीचर्स है कि ये कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, कस्टमर पे ध्यान रखते हुए वर्क करते हैं। ये इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लॉय के हर एक इम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को बात करते हैं, हर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, ये लगातार इम्प्रूवमेंट चलते रहना चाहिए। हमें स्ट्रैटेजिक फोकस करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक फोकस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक फोकस होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फोकस के बाद वो क्या बात करते हैं, अगर बात करें हम लोग तो स्ट्रैटेजिक फोकस के बाद, एक सेकेंड, स्ट्रैटेजिक फोकस के बाद जो है वो लोग प्रोसेस मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, या चेंज इन कॉर्पोरेट कल्चर की भी बात करते हैं। ठीक है, चेंज इन कॉर्पोरेट कल्चर की भी वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब है। तो ध्यान देना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो पूरी क्वालिटी के मैनेजमेंट के ऊपर का डिस्कस करता है, वो चाहते हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट हो सब पूरा टीम वर्क मिल के करे। वो सजेस्ट करते हैं, वो अपना एक्सपेरिमेंट का डिजाइन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस की तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गलती है तो कमिटमेंट, कॉर्पोरेशन कल्चर में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो सारे, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है कितना टीम इन्वॉल्व है। याद रखना, TQM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना टीम इन्वॉल्व है। अभी इसको बहुत डिटेल में भी मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, इसलिए इसको खुद से आप लोग देखना क्लास में। TQM कि टीम इन्वॉल्व है, और टीम इन्वॉल्व यानी टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Triangulation in research essentially refers to, तो आ जाओ बिल्कुल, यहाँ मल्टीपल सैम्पलिंग टेक्निक, नो सैम्पलिंग की बात नहीं करते, मल्टीपल मेथड ऑफ अलग अलग मतलब कंडक्ट रिसर्च करने के लिए मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नो। अ टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस, नो। अ क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन मतलब हम वैलिडिटी चेक करते हैं एक मेथड के थ्रू अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो हम दूसरे मेथड से भी इस्तेमाल करके वैलिडिटी को चेक करें, क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव से, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव से, हम ऐसा वैलिडिटी करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्वालिटेटिव क्रॉस वैलिडेशन।
हमने पूछा who view that rote learning ability level 1 may be a necessity but not sufficient condition for emergence of problem solving level 2, यानी लेवल 1 एक नेसेसरी कंडीशन हो सकता है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं हो सकता प्रॉब्लम सॉल्व की इमरजेंस के लिए। तो ये किसने बात की है? तो सीधी सी आपसे ये कम इन्होंने बता दिया कि कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 में चीज़ों को बांटा है। अब पूछ रहे हैं कि वो कौन है इन चारों में से। तो आ जाओ, ब्रूनर का तो हमें पता है, इन्होंने सिंबॉलिक, इनएक्टिव और आइकॉनिक, या अगर सीक्वेंस में बात करें तो अदर सीक्वेंस में ही लिख देती हूँ। इन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, EIS, ट्रिक से याद रखना, जैसे जैसे अल्फाबेट बढ़ता है EIS, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। या फिर एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन, AMD। या फिर इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात की, बी के बाद सी आता है, इसे याद रखना, और सी के बाद डी आता है, डिस्कवरी लर्निंग की बात की। ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट, डिस्कवरी लर्निंग। अभी इन सबका डिटेल समझना है तो मेरी क्लासेस देखो कंप्लीट वाली, वहां से क्लियर हो जाएगी। ब्रूनर ने EIS, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, या फिर एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन, इसी के लिए। या फिर इन्होंने कंसेप्ट अटेनमेंट और डिस्कवरी लर्निंग, BCD। ठीक है, ये जो इजी बोरिंग थे, ये जो थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए फेमस थे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वर्क के लिए फेमस थे। ठीक है, बाद में इनको हिस्टोरियन ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, जो सिरिल बर्ट है, पता है हमें सिरिल बर्ट किस चीज के लिए फेमस है? हायरार्की इंटेलिजेंस थ्योरी जो है हमारी सिरिल बर्ट की, तो ये उसके लिए ये फेमस है हमारा हायरार्कियल अप्रोच जो है सिरिल बर्ट और वेनन। ठीक है, इन्होंने ट्री डायग्राम से हायरार्की बताई थी, मेजर, माइनर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात की थी इन्होंने। अब ये जो जेनसन है, इन्होंने ही लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में डिस्कस किया। लेवल 1 को ये एसोसिएटिव लर्निंग के नाम से भी बोलते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग कहने का सेंस था, यहाँ पे वो कहते हैं कि इसमें आउटपुट जो है मोर और लेस सिमिलर होता है इनपुट की तरह, यानी जो हमने आउटपुट, जो हमने इनपुट दिया था उसी तरीके का हमारा आउटपुट मोर और लेस सिमिलर आता है। और इसको उन्होंने रोट या मेमोरी का टर्म एग्जाम्पल दिया। रोट मतलब हम जो सीखते हैं वही तो रट के आते हैं, दैट इज। ठीक है, लेवल 1 में। लेवल 2 में वो बोलते हैं, इसका नाम वो जैसे लेवल 1 का नाम था एसोसिएटिव लर्निंग, उसी तरीके से लेवल 2 का नाम वो देते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। क्या देते हैं? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस में वो कहते हैं यहाँ पे हाइयर ऑर्डर स्किल डेवलप होता है। ठीक है, हाइयर ऑर्डर स्किल डेवलप होता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि हम इनपुट प्रोड्यूस कर सकें और उतना ही, जितना इनपुट दे रहे हैं उतना ही इफेक्टिवली हम आउटपुट को भी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा एसोसिएटिव लर्निंग, जिसके अंदर रिकॉल और मेमोरी आता है। और लेवल 2 जो है वो है हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ठीक, जिसके अंदर हम हाइयर ऑर्डर स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। और एक और सबसे बड़ी बात, ये जो जेनसन है इनका रियल नाम आर्थर जेनसन है। ठीक है, CR जेनसन या आर्थर जेनसन है, जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 का डिस्कशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये। अ टीचर इज स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन क्लास बट ही एंड सी ऑलवेज गिव्स रूम फॉर डिस्कशन टू स्टूडेंट फॉर क्लैरिफाइंग डाउट्स। व्हाट इज द अप्रोच ऑफ टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट्स? सोचो और बताओ। तो बिल्कुल खुद सोचो, ये डिसिप्लिन मेंटेन करती है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन ओपन रूम देती है। जब जरूरत है कि आपको डिस्कशन करना है, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, आप फ्री हो, पूछो। तो टीचर क्या है? डेमोक्रेटिक है, आपको भी मौका दे रही है बोलने का। जहाँ पे नीड है वहाँ डिसिप्लिन भी मेंटेन करिए, और जहाँ पे नीड है डिस्कशन का, वहाँ डिस्कशन के लिए आपको मौका भी दे रही है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर हम गिफ्टेड हैं तो?
आज एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। गिफ्टेडनेस के लिए मेमोरी रटने की जरूरत नहीं है, तो ये तो यहाँ से गया। मोटिवेशन से गिफ्टेडनेस बहुत नेसेसरी कि हमारे पास मोटिवेटेड है, हम हाईली मोटिवेटेड है, कमिटेड है और टैलेंटेड है, तो गिफ्टेडनेस आ गया। नो। अब आता है यहाँ हाई एबिलिटी, हाई टैलेंट और हाई कमिटमेंट। ठीक है, एबिलिटी है ये बहुत अच्छी बात है, टैलेंट है ये भी बहुत अच्छी बात है, पर इस बारे में आ जाओ, इन्होंने क्रिएटिविटी को लेके आ गया, और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है उतनी गिफ्टेडनेस हमारे अंदर होती है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा 50 का ए। ठीक है, 50 का ए। सॉरी, इधर और है क्वेश्चन, मुझे लगा 50 के बारे में। चलो ये करो। लिस्ट ऑफ ऑल टीचर्स सर्विंग इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018 एंड 19 कंस्टिट्यूट, क्या कंस्टिट्यूट करते हैं। उन्होंने एक मतलब एक पॉइंट लिख दिया है, अब पूछ रहे हैं ये जो पूरा लिस्ट है वो क्या कंस्टिट्यूट, पॉपुलेशन, टारगेट सैंपल, सैंपल क्या। तो आ जाओ, सबसे पहला बात, ऑल टीचर का बात कर रहा है, किसके ईयर में, 2018 से 19 के ईयर में, यानी ये मेरी टारगेट पॉपुलेशन है, इसी में से मुझे सैंपल उठाना है। पूरी पॉपुलेशन तो है नहीं, पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ ये ईयर तो आएगा नहीं, सारा ईयर आएगा, तो वो है नहीं। एक छोटा सैंपल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ऑल टीचर्स को लिख दिया है, तो सैंपल भी नहीं है, टारगेट सैंपल भी नहीं है। हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने पूरे टीचर को ले लिया है, ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, इसमें से हम सैंपल निकालेंगे। ठीक है, which of the following is not a feature of profession, प्रोफेशन का फीचर नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, प्रोफेशनल बॉडी, कोड ऑफ एथिक्स या अकाउंटेबिलिटी। तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ, प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए, प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल बॉडी, एथिक्स होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, हम अपनी वर्क के लिए अकाउंटेबल होंगे, हम अपनी जिम्मेदार होंगे, किसी भी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होंगे। लेकिन ट्रेनिंग का ड्यूरेशन शॉर्ट इज नॉट अ गुड फीचर फॉर प्रोफेशन, हमें टीचर ट्रेनिंग के लिए भी ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि हम प्रोफेशनलाइज, मतलब ड्यूरेशन शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Any reliability coefficient practically remains within the following range. ये तो बहुत इजी है, हम लोग जानते हैं 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। अब देखो दो, ये 0.01 है, तो ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया, ये 0.02, क्योंकि रिलायबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसमें सेल्फ कोरिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेल्फ कोरिलेशन होता है, तो इसीलिए 53 का क्या होगा हमारा ए। ठीक है, और यही एनटीए भी घुमा फिरा के पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कौन सा इसमें से डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। वेरी गुड, इंग्रेटिएशन नहीं है, पता नहीं कौन सी वर्ड है। सबसे पहला था प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपनी गलती दूसरों पर थोपने लगते हैं, प्रक्षेपण इसको कहते हैं हिंदी में अगर बात करें तो। यहाँ पे अपनी फॉल्ट्स या फोबिल्स जो भी हम दूसरों में देखते हैं। रीग्रेशन में क्या होता है, रीग्रेशन में हम बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह एक्ट करने लगते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब एक्ट करते हैं मच यंगर टू फील बेटर, है ना। हम मतलब मान लो हम 30 ईयर्स के एज के हैं, लेकिन हम ऐसा बिहेव करेंगे कि हम 10-20 में चले जाते हैं। और लास्ट है सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, हम नेगेटिव को एक्सेप्टेबल की ओर ले जाते हैं, यानी अपनी गुस्से को किसी अच्छे चीज़ पे ले जाने की कोशिश करते हैं, सबलाइम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें गुस्सा आ रहा है, बॉक्सिंग करने का मन करा, तो हम क्या करते हैं, बॉक्सिंग सीख लेते हैं, या फिर हमें किसी पे मारपीट करने की मन है, तो हम बॉक्सिंग का जो सीखने का होता है वो कर लेते हैं, गुस्से को अपने एक्सेप्टेबल चीज़ पे लेके जाते हैं। Which of the following set is the correct sequence in a research study? तो हम जानते हैं रिसर्च स्टडी में हम सबसे पहले पर्पस स्टेटमेंट देते हैं,
अपनी ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं और तब उसके हिसाब से अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये ध्यान रखना, हम पहले स्टेटमेंट देते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को देख के हाइपोथेसिस बनाते हैं कि मेरी ऑब्जेक्टिव ये है तो भाई इसकी बेसिस पे हाइपोथेसिस ये होगा कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है या फिर डिफरेंस है। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये आ जाओ, ये बहुत इजी है गाइस। किसी ने मेरा अगर जैनिज्म का वीडियो देखा होगा तो उसमें से देख सकते हो। जैनिज्म के अंदर जब हम लोग मैटर और नन मैटर या उनके जो चीज़ों को हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुद्गला का मतलब होता है मैटर। ठीक है, धर्म का मतलब होता है हमारा मीडियम ऑफ धर्म, मोशन की बात करते हैं। अधर्म में हम बात करते हैं मीडियम ऑफ रेस्ट की, और आकाश मतलब स्पेस की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जैनिज्म के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं ना डिवीजन ऑफ मैटर और जो कॉस्मोस वगैरह पढ़ते हैं उसी के अंदर इन सारे टर्म्स को पढ़ते हैं। पुद्गला, धर्म, अधर्म और आकाश। तो पुद्गला का मतलब ही है मैटर, धर्म का मतलब मीडियम ऑफ मोशन, अधर्म का मतलब मीडियम ऑफ रेस्ट और आकाश का मतलब स्पेस। ठीक है, और टाइम का मतलब काल करके जो पढ़ते हैं, काल चक्र वाला जो अधो अधो काल और जो ऊर्ध्व काल जो ऐसे करके मैंने अपसर्पी उत्सर्पी जो बताया था वो सब इसी में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 57। एफ वैल्यू फॉर अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अचीवमेंट इज 16। व्हाट विल बी इट्स टी वैल्यू? तो चलो आप लोग बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगी। एफ इक्वल्स टू होता है हमारा, एफ और टी के बीच में रिलेशन होता है, एफ इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो हमसे टी पूछा है, एफ कितना दिया है 16, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है ये। लेकिन जब टी निकालना है तो क्या करना होगा, ये रूट उधर चला जाएगा, यानी रूट 16, और रूट 16 का वैल्यू कितना आता है 4। हमारा आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not the objective of pedagogical analysis? Pedagogical analysis का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, पेडागोगिकल एनालिसिस मतलब जब हम लर्निंग को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पेडागोगी को, यानी जो भी हम पेडागोगी अपना लर्निंग इस्तेमाल करने वाले, यानी जो भी हम क्लास में रिसोर्सेज देने वाले, हम सबका ध्यान देते हैं। क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हम ये देखते हैं। कंटेंट को मीनिंगफुल कंपोनेंट्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं या छोटा 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 करके टॉपिक्स में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, फिर से आ जाओ। हाँ, तो क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग डिफिकल्टी क्लास में, क्या कंटेंट को मीनिंगफुल कंपोनेंट में तोड़ते हैं, सुटेबल लर्निंग रिसोर्स में डिज़ाइन करते हैं, या एंटिसिपेट एक्टिविटीज़ फॉर इवेल्युएशन। एंटिसिपेट मतलब हम इवेल्युएशन के लिए एक्टिविटीज़ बताते हैं कि क्या क्या करना है। तो पेडागोगिकल जब एनालिसिस करते हैं तो हम पहले तो अपने कंटेंट को तोड़ते हैं, उस कंटेंट को तोड़ने के बाद हम देखते हैं इस कंटेंट के लिए कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और उस कंटेंट को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। यानी हमारा बी, सी और डी तो करते हैं, लेकिन हम लर्निंग डिफिकल्टीज पढ़ाने के बाद देखने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 58 का क्या होगा, ए। आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं करते हैं पेडागोगिकल एनालिसिस में लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ क्लास। ठीक है, अब ये बहुत ईजी है। एनसीटी ने सबसे अभी हाल में कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन है, बीएससी बीएड बीए बीएड है ना। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी स्टैटिस्टिक्स मैंने इतनी बार बताई है। द 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ गिवन एमपीओपी लाइज विद इन द फिड्यूशरी लिमिट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब फिड्यूशरी लिमिट पढ़ते हैं ना, अपर लेवल और लोअर लेवल, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। 0.95 यानी 0.05 पे हमारा z की वैल्यू कितनी होती है, और 0.01 पे z की वैल्यू कितनी होती है।
ये सारा जेड का वैल्यू ही है, ये याद रखना। बस फर्क क्या है, ये दोनों जो है टू टेल का वैल्यू है, टू टेल यानी 2.58 और 1.96 जो जेड का वैल्यू है वो टू टेल पे है, और ये जो 1.64 और 2.33 हम लोग देख रहे हैं ये वन टेल पे है। ठीक है, अब इसका डिटेल गाइस जब हम लोग एनपीसी पढ़े हैं उसमें मैंने बताया टू टेल और वन टेल जब हम एनपीसी में डाटा देखते हैं तब। ठीक है, तो ध्यान रखना ये टेबल से रिलेटेड डाटा है, ये याद जरूर रखना। टू टेल के लिए हमारा 2.58, 1.64, 2.33 ऐसे 1.96 में से टू टेल के लिए 2.58 और 1.96 होता है। ठीक है, और वन टेल के लिए 1.64 और 2.33 होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर, हमसे चूंकि 0.05 पे पूछा और 0.05 पे जेड का वैल्यू होता है 1.96। ठीक है, कब, जब टू टेल हो। तो यहाँ पर हमसे पूछा 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल गिवन एमओपी लाइज विद इन द फिड्यूशियरी लिमिट। चूंकि हमसे यहाँ वन टेल का कोई जिक्र नहीं किया है तो हम मान के चलेंगे कि टू टेल की बात करा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 1.96 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 1.96। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर देता कि इट इज वन टेल तब हम इसको 1.64 बोलते हैं, लेकिन हमसे स्पेसिफाई नहीं किया है तो मान के चलेंगे। जनरल हम लोग टू टेल यूज करने की कोशिश करते हैं, तो टू टेल में 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जेड का वैल्यू होता है 1.96, और ये फॉर्मूला को यूज किया हुआ है। फॉर्मूला हमारा रियल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है m प्लस या माइनस, अगर प्लस लगा है तो अपर वैल्यू और अगर माइनस का यूज करें तो लोअर वैल्यू, इंटू क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारा जेड जो कि ये है। ठीक है, इंटू एस अपॉन रूट एन। अब यही एस अपॉन रूट एन किस में बदल गया है, सिग्मा में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तोड़ के लिखते हैं एम प्लस माइनस जेड इंटू सिग्मा एम, और इसी को उन्होंने यहाँ वैल्यू में लिख दिया, एम का एम लिखा है प्लस माइनस जेड की जगह कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज किया, कौन सा है 0.05, तो उसके लिए 1.96 होता है, तो यहाँ 1.96 लिखो और सिग्मा एम। अगर यहाँ पे 0.95 ना देके 0.99 बोल देता तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं 2.58, क्योंकि उस समय जेड का वैल्यू 2.58 हो जाता है। ठीक है, और अगर वन टेल बोल देता तब 2.33, 0.99 पे और 0.11 पे 1.64। ठीक है, आई मीन 0.05 पे। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा 95 कॉन्फिडेंस लेवल पे है 0.95, ये हमारा 0.99 कॉन्फिडेंस लेवल पे है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ओके, और ये दोनों जो है ये वाला वैल्यू जेड का और ये वाला वैल्यू जेड का, ये वन टेल का वैल्यू है। बार बार ध्यान रखना, वन टेल कहने का सेंस है जब एनपीसी में हम लोग वन टेल और टू टेल देखते हैं तब। अब पूछा है नेक्स्ट, स्कीमा क्या है, क्या मेमोराइज करना नॉलेज को एक्सटर्नल वर्ल्ड से। स्कीमा तो हम लोग जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है या नॉलेज की कैटेगरी है ये सारा कुछ। क्या नया इन्फॉर्मेशन को लेना इस स्कीमा, नो। क्या बैलेंस करना ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन के बीच में, ये तो नहीं है, ये तो इक्विलिब्रेशन है जब हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस करते हैं। नया इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हम एकोमोडेट कर रहे हैं, है ना, और ये हम लोग जब कर रहे हैं तो एसिमिलेट कर रहे हैं। हम कैटेगरी ऑफ नॉलेज जो हमको इंटरप्रिटेट करता है वर्ल्ड को समझने में, वो होता है हमारा स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो बिल्कुल ट्रेट मतलब हर एक के में अंदर अलग गुण है, तो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप यही बोलता है कि हर इंसान एक लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक, जो लीडर्स बॉर्न होते हैं उनका एक अलग गुण होता है, ट्रेट होता है। तो ये तो नहीं, स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं डिफ्रेंशिएट करता है, स्टाइल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। ट्रेट थ्योरी बोलता है कि पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो हमारा क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। तो यहाँ पे ये होगा।
अब रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, अब सोशल मूवमेंट क्या होता है बताना है। रिलेटिव डिप्राइवेशन का मतलब क्या है? सोशल मूवमेंट का ये एक थ्योरी है जो कि बोलता है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, दूसरे के कंपैरिजन में हमको लगता है मेरे पास वो चीज़ नहीं है। ये डिप्राइवेशन होता कब कब है? जब हमारे पास सोर्सेज की कमी हो, जब कोई सोशल चेंज हो रहा है उस समय हमारे पास कुछ कमी हो, कोई ऐसा थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जा रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तब हमें लगता है कि ये हमारे पास इस चीज़ों की कमी है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से सारा सही है। लैक ऑफ रिसोर्स, सोशल चेंज की वजह से, एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन, पूर्ण डिप्राइवेशन है, तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो इसलिए हमारा डी। ठीक है। The written, the taught and the tested curriculum are closely congruent of. तो ये हमारा क्या है? करिकुलम इवैल्यूएशन, कंपाइलेशन, इंटीग्रेशन और अलाइनमेंट। इवैल्यूएशन का तो मतलब पता ही, करिकुलम को इवैल्यूएट कर रहे हैं। कंपाइलेशन मतलब हम कंपाइल कर रहे हैं जो भी हम अलग अलग उसको एक जगह कर रहे हैं। इंटीग्रेशन भी द सेम। पर जो अलाइनमेंट होता है वो हमें ये बोलता है, अलाइनमेंट, कि अलाइनमेंट में हम प्रोसेस ही क्या करते हैं कि हम अलग रिटेन जो पढ़ाया जा रहा है, वो जो टेस्टेड करिकुलर है, सबको क्लोजली कन्ग्रुएंट, यानी कहने का सेंस है सबको हम एक फॉर्मली इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, और जो चेंजिंग नीड है हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। यानी हम कोरिलेशन दिखाते हैं, कन्ग्रुएंसी दिखाते हैं कि जो हमने सोचा था और जो हम ये सब कर रहे हैं इनके बीच में कन्ग्रुएंसी है, अलाइन हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए क्लोजली कन्ग्रुएंट किसके होता है? करिकुलम अलाइनमेंट के। ठीक है। यानी यहाँ पे टीम्स ऑफ टीचर्स को हम लेके आते हैं ताकि वो प्रॉपर अलाइन कर सके। ठीक है। इसमें अलाइनमेंट दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल अलाइनमेंट, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट में हम सेम कंटेंट को पढ़ाने वाले टीचर्स को लेकर के आते हैं, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेम ग्रेड के टीचर्स को एक जगह पर लेके आते हैं और इन सबको हम चेक करते हैं, कन्ग्रुएंसी देखते हैं कि कितना कन्ग्रुएंसी है इनमें। ठीक है। In which of the following research tools tendency to give socially desirable response is a potential obstacle to sound research? क्या बोल रहा है? कौन से टूल ऐसे हैं जिनमें कि हम जो समाज चाहता है या जो सोसाइटी में आंसर एक्सेप्टेबल है हम वो डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छे रिसर्च के लिए वो थ्रेट हो जाता है, ऑब्स्टेकल हो जाता है, रुकावट हो जाता है। तो वो कौन सा है सबसे ज़्यादा टूल? तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन तो नहीं, तो हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या पता सामने वाले को नहीं पता हो। रेटिंग स्केल भी हम रेट कर सकते हैं, वो इसमें वो स्केल है 5 4 3 दे सकते हैं। पर क्वेश्चन आए इंटरव्यू में भी वो अगर डिपेंड्स ऑन कैसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्वेश्चन आयर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि वो सोशली एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स देते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन आयर। ठीक है। अब इधर के क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो आज ये बचा हुआ था 62, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन इज रिटन बाई, ये उसी दिन हम लोग डिस्कस किए हैं और ये मैंने अपने क्लास में पढ़ाया भी है, जो पेड क्लासेस चल रही है उसमें भी बताया है। अगर किसी अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ा है यूनिट 3 से, यूनिट 2 से रिलेटेड और यूनिट 1 से रिलेटेड, ये सब हम लोगों ने पेड क्लास में पढ़ रखा है, इवन फ्री में भी पढ़ा रखा है। तो बिल्कुल ये वोल्स्टनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन उनके द्वारा लिखी गई थी। नेल नोडिंग स्केयर की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले, ये भी ये किसकी बात करते हैं? एजुकेशन, वुमेन गर्ल्स एजुकेशन, इन सब की बात करते हैं। और फरायरे किसकी बात करते हैं? क्रिटिकल पेडागॉजी की। ठीक है। कौन सा करिकुलम इवैल्यूएशन में यूज होता है? तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो हमारा ये दोनों करिकुलम इवैल्यूएशन का ही मॉडल है, टाइलर्स भी और स्टेक भी, तो इसलिए दोनों आंसर होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्रोच अगेन मिक्स्ड अप्रोच है, कल भी देखा था हम लोगों ने। सिंगुलर फोकस्ड अप्रोच है, टाइलर में आता है OSOE, और स्टेक रिस्पॉन्सिव में कन्ग्रुएंसी टर्म आता है। ये दोनों थ्योरी मैंने 10-10 मिनट के अंदर मैंने पढ़ाई है, आप वहाँ से देख लो। ठीक है, 10-10 मिनट्स में।
नेक्स्ट है विच फिलोसफी डज नॉट बिलीव इन एनी स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड यानी किसी फिक्स्ड वैल्यू पे वो नहीं बिलीव करता है, वो कौन है? आइडियलिज्म तो बिलीव करता है, ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस, रियलिज्म भी मटेरियल वैल्यूज इन सब पे बात करता है, नेचुरलिज्म भी नेचर की वैल्यू, लेकिन प्रैग्मेटिज्म एक इकलौता है जो बोलता है वैल्यू तो कुछ स्टैंडर्ड है ही नहीं, कुछ फिक्स है ही नहीं, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, इन मेकिंग है अभी भी, इन मेकिंग है अभी भी, तो इसलिए प्रैग्मेटिज्म। एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच के लिए कौन सा सही नहीं है? एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच में का मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इसके अंदर ये होता है कि हम यहाँ पर हम एज अ टीचर एक्सपोज करती है, एज अ टीचर सब कुछ ट्रांजैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। टीचर नया नॉलेज देती है बच्चों को जो उनके समझने के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही है। यूज व्हेन लर्निंग मटेरियल अनफैमिलियर टू लर्नर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे टीचर यूज करती है ये मेथड तब यूज करती है जब लर्नर को कुछ नहीं पता है, तब वो ट्रांजैक्ट करना शुरू करती है, ये भी सही है। रिलेट व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नोज, जो लर्नर जानते हैं उससे नए नॉलेज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं टीचर्स, ये भी सही है। लेकिन टीम टीचिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है। टीम टीचिंग में हर टीचर का अपना अपना एक्सपेक्टेंसी है, हर टीचर अपने हिसाब से टीम टीच करेगा और वो एक्सपोजिटरी ट्रांजैक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना 66 का हमारा आंसर क्या होगा? बेनिफिशियल फॉर टीम टीचिंग, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोगों ने 70 तक का क्वेश्चन कर लिया है, यहाँ से इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो ठीक है फिर क्लास को एंड करते हैं गाइस। एक बार और बोलूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों के डिमांड पे ही WB सेट ला रही हूँ। अब हमारे पास इसका बस 30 क्वेश्चन बचा है, कल मैं वो 30 करा दूँगी, 2020 फिनिश हो जाएगा। तो फिर मेरे पास किसी लर्नर ने 2015 या 17 का भेजा है तो मैं उसको डील करूँगी, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पहले 2-4 ईयर का क्लियर कर दूंगी। और ऑलरेडी कंटेंट तो सारा पढ़ाया हुआ, आप कंटेंट भी देख सकते हो, ठीक है, PYQ के साथ साथ। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, मिलते हैं कल।